हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपको मेरे चैनल से कुछ हेल्प मिल रही होगी। तो आप नंबरों के पीछे मत भागिए बच्चों, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आप जितनी अच्छी प्रोसेस करोगे, आप सोचिए ना, एक किसान जितनी अच्छी फसल करता है उसमें मिट्टी, और आपको पता ही है, आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी है, सॉइल की कैसे वो कर सकते हैं, और उसमें फर्टिलाइज़र्स क्या यूज हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो वैसे ही आपका है, आप जितनी अच्छी प्रोसेस करोगे, जितनी अच्छी आप अप्रोच पे ध्यान दोगे, आपका रिजल्ट बच्चों यकीन मानो उससे भी अच्छा निकल के आएगा। तो इसलिए शॉर्टकट में मत जाइए, चीज़ों को समझिए, रट्टा जितना कम मारना पड़े उतना कम मारिए, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बेकार होंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट। ये एफबीडी हमारी आज पहले है, कल हमने एक्सलेशन को डील किया था। तो आज जो है वो है मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट। ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। आज ये है कॉन्टैक्ट में हमारे बहुत सारे ब्लॉक हैं, उनका मोशन हम कैसे डील करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ये मास m1 है। थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए मैं एक मास m2 ले रहा हूँ, ये मेरा m2 है, ठीक है। और ये मेरा एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है। स्टार्टिंग में आपको मैं फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इस पे फोर्स यहाँ से लगा है, मे बी इधर से भी लगा सकता है, कोई एक ही चीज़ है। आप घर में अगर मैं इसको करवा रहा हूँ तो इसका आप रिवर्स वाला घर में करके देखिए। तो बच्चों इसमें आपसे कहेंगे कि एक्सलेशन कितना होगा, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी पूछा जा सकता है, ये m1 इस m2 पे कितना लगाएगा, या ये m2 इस m1 पे कितना लगाएगा, ठीक है। तो जब भी दो ब्लॉक चिपके हुए होते हैं ना, तो उनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स की कहानी ये है, दो ब्लॉक के बीच में एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। ये वाला बंदा इक्वल अपोजिट, ये वाला बंदा क्या करेगा, इसके लिए कॉन्टैक्ट फोर्स ये इससे अपनी तरफ खींचेगा, और m2 का देखोगे ये इससे अपनी तरफ खींचेगा। चाहे आपको दो ब्लॉक दे, चाहे तीन ब्लॉक दे, चाहे चार दे, एक्सलेशन तो हमेशा यही होना है, चाहे आप एफबीडी लगाओ या ना लगाओ। F इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ओवर सम ऑफ मासेस। बच्चों अगर कभी एक्सलेशन पूछा जाता है दो, तो आप एफबीडी नहीं लगाना, वहाँ पे डायरेक्ट इसको मार के आंसर निकाल सकते हो। लेकिन आपसे वो पूछेगा नहीं एक्सलेशन, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा तेज हो गया है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो डेप्थ चेक की जाती है। तो जैसे ही बच्चों इस पर आप लगाओगे, आप देखिए हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, सारे फोर्स इसमें शो करने हैं। मान लो एक m1 है और ये कि m2 है, ये दो वाले हम सीन कर रहे हैं आज। तो m1 m2 में आप देखिए अप्लाइड फोर्स ये रहा, ये आपका अप्लाइड फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को होगा, उसको बैलेंस कर देगा mg। अगर पूछा जाता है r इक्वल टू mg, आप कर सकते हो, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। अब इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स देखोगे, ये m1 जो है ना बच्चों, m1 ये m2 से जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा अपनी तरफ लगाएगा, ठीक है। जैसे आप और आपका दोस्त एक दूसरे को बांधे हुए हैं, तो या दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तुम अपनी तरफ खींचोगे। तो इसका जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो किसकी तरफ होगा, अपनी तरफ, ठीक है। कौन किससे लगाएगा, इससे। और जबकि जो m2 का है वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ होगा, अपनी तरफ, ठीक है। वो एक दूसरे को होल्ड करे हुए हैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स की हेल्प से। क्लियर है। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो यकीनन एक्सलेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए भी एक्सलेशन इसी डायरेक्शन में होगा, इसके लिए भी एक्सलेशन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफबीडी के टर्म में इसको सॉल्व करना है। जैसे ये m1 है, तो ये हो जाएगा m1a, ठीक है। अब m1a एक्सलेशन इस तरफ है ना बच्चों, तो सारे फोर्सों को इसी तरफ रखना है, जो अपोजिट आ रहा है उसको नेगेटिव कर देंगे, सब इक्वल टू, ठीक है। एफ तो इसी तरफ है, ठीक है, अच्छी बात है। एफ नहीं है तो हमने क्या कर देना है, माइनस एफ। यहाँ पे देखें m2a इक्वल टू, और यहाँ पर ये f इस साइड है, तो दोनों बढ़िया हो गए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो आपको ये टर्म मिल जाएगा।
तो यहाँ से आपने क्या सीखा, कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या होता है, कैसे निकालेंगे, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप घर में आज सेम क्वेश्चन, लेकिन ये m1 है बच्चों, ये m2 है, और फोर्स इधर से लग गया, इसको निकाल के देखिएगा। इस फोर्स का इम्पैक्ट देखो, एक्सेलरेशन तो दोनों का हो रहा है ना, लेकिन जिस पे अप्लाइड किया है आप उसी को कंसिडर करोगे एफबीडी में। ये नहीं कि इस पे भी आप एफ लोगे, समझ रहे, जिस पे भी अप्लाइड किया है उसी पे लोगे। इसका आप आंसर देखोगे और बिल्कुल जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो यही आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड करते हैं इसमें एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो करेंगे बच्चों वो है 3 ब्लॉक सिस्टम का। मान लीजिए एक मास m1 ये रहा, एक m2 ये रहा। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा, आएगा तो आप लगा सकते हो। ठीक है, ये 3 है, और एक सरफेस है कोई, उसमें ये लाई कर रहे हैं, और इन पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, यहाँ से लगा देता हूँ इस केस में। ठीक है, आप इसका यहाँ से लगा के देखना। आपसे पूछा एक्सेलरेशन बताओ, अगेन मैं आपसे वही बात करूँगा, बिना सॉल्व करे एक्सेलरेशन तो इतना ही होगा बच्चों, m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, चाहे कहीं से भी फोर्स लगाएं, सिस्टम यही होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, तब आप फंस जाओगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए मैंने बनाया पहला मास m1, मैंने बनाया दूसरा मास, सब पे अलग अलग एफबीडी हमें शो करनी है, और मैंने बनाया तीसरा मास। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस एक्सप्रेशन को या इस फिगर को, एफ इधर को लगा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन सबका इसी साइड होगा, हमको सबको इसी डायरेक्शन में सॉल्व करना है। तो m1 के लिए भी एक्सेलरेशन, m2 के लिए भी एक्सेलरेशन, इसके लिए भी एक्सेलरेशन। ध्यान रहे जहाँ पर लगा रखा आपने फोर्स वो एफ से शो करो। अब इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स दो मासों के बीच में सेम होता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, यहाँ पे दो है, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये m1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, इसको हटा दो। तो m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, मान लीजिए m1 है, m2 है, इधर m1 है, तो ये ऐसे खींचेगा इसको। तो इसका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है मैं F1 से दिखा रहा हूँ, ये हो गया, और यहाँ पे ये अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर है। m2 और m3 की बात करें, देखो इसका F1 है, ये दोनों सेम हो गए। अब m2 का जो है बच्चों, m2 का F2 को फिर अपनी तरफ खींचेगा, और इसका जो F2 है इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, बस अब एफबीडी तो लगानी है, तो पहले के लिए लगाते हैं। तो हो जाएगा m1a इक्वल टू, m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1। ठीक है, दो एक ही डायरेक्शन में थे, ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे देखिए m2a लिखा हमने इक्वल टू, m2a की डायरेक्शन में कौन है, m2 इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स ऐसे है, F2 है उस डायरेक्शन में, F1 साला उधर को जा रहा है, तो भाई इसको सुधार देंगे, माइनस कर देंगे, डंडे मारेंगे इसको नेगेटिव करके। कोई भी वेक्टर है ना बच्चों, याद रखना, अगर ये ए वेक्टर है, आप इसका मुंह उठा के इधर कर देते हो ऐसे करके, तो ये माइनस से हो जाता है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता, डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। ठीक है, वेक्टर की वीडियो देखिएगा, वहाँ बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी है। इसको देखिए m3a इक्वल टू f इसी डायरेक्शन में, लेकिन f2 जो है ना, ये फिर हमसे दगाबाजी कर रहा है, हमने इसको माइनस कर दिया। ये तीसरी इक्वेशन है। क्लियर होगा यहाँ तक। और ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों, ये जेई में पूछा था। देखो मैं m1 m2 m3 ले रहा हूँ ना, वहाँ पर 2 किलो 3 किलो 4 किलो है, और पूछा था व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 m2 एंड m2 m3, ये पूछा था। तो आपको कुछ नहीं करना था, F2 माइनस F1 पूछा है तो m2a हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को देखो, F1 की वैल्यू आ गई, अगर F1 पूछेगा तो ये निकल जाएगा, F1 मीन्स ये इन दोनों के बीच में, अगर F2 पूछेगा तो यहाँ से आप F1 की वैल्यू इसमें रख दो, तो आपका F2 आ जाएगा। ठीक है, तो F2 कितना आ जाएगा, m2a, यहाँ रखेंगे तो प्लस में m1a इक्वल टू F2। ठीक है, एक बार आप ये डायग्राम समझ जाएंगे ना, क्लियर हो जाएगा आपको। और तीसरा क्या है, ये। ठीक है, एक्सेलरेशन तीनों को सॉल्व करेंगे, अगेन यही आएगा। तो आप एक बार घर में इधर से फोर्स लगा के देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो सेकंड केस है मास का, वो ये है बच्चों कि जो मास है वो कनेक्ट है मासलेस स्प्रिंग से। अभी तक क्या था, कांटेक्ट में था, तो कांटेक्ट में था तो हमारा उनको पकड़े हुए कौन था, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो अब जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड टॉपिक है, वो है
मोशन ऑफ ब्लॉक अगेन था, मोशन ऑफ कनेक्टेड मास था, ये है मोशन ऑफ ब्लॉक या ब्लॉक्स बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा ही होंगे, कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग क्या बोल सकते हैं, उस मास हम नहीं मानते, उसके नेग्लिजिबल मानते हैं मास, ठीक है। तब क्या होगा, तो अब देख लीजिए जब भी स्ट्रिंग आएगी ना बच्चों, जब भी कोई स्ट्रिंग आएगी तब हमारा टेंशन का कंसेप्ट आ जाएगा। वही चीज़ करनी है जो अभी आपने किया, बस आपको अब क्या करना है, अब आपको कॉन्टैक्ट फोर्स का कंसेप्ट ख़त्म करके टेंशन का कंसेप्ट घुसा देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप जल्दी समझेंगे, ठीक है, समझने में जोर रखिए, जितना समझेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको भी और मेरे को भी, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो समझ लीजिए मेरा पढ़ाई का कुछ फ़ायदा मुझको मिल गया, ठीक है। पहला केस ले रहे हैं, ये हमारे पास एक बीच में स्ट्रिंग आ गई, अगर ध्यान से देख रहे हैं आप, और यहाँ पर फोर्स लगा दिया। फोर्स तो कहीं भी लगाए, हमको क्या करना है, हमें तो एबीडी लिखनी है ना। तो जैसे आप इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं अब टेंशन का आ जाएगा, जो अभी आप कॉन्टैक्ट फोर्स में कर रहे थे वही टेंशन का कंसेप्ट है। बस ध्यान रहे, जैसे आप ये समझिए आपने एक वर्टिकल मास को सस्पेंडेड कर दिया ऐसे वर्टिकली, तो टेंशन जो लगेगा ना बच्चों वो हमारा ऐसे लगेगा, जिस जिस पॉइंट पे उसको हम पुल कर रहे हैं। टेंशन इज ओनली पुल, ये पुश नहीं होता है, फोर्स में पुल पुश दोनों होते हैं। तो जो मास है जिस पॉइंट पे वो खिंचाव आ रहा है जिसमें, ठीक है, उस पुल कर रहा है तो उस तरफ को टेंशन लगता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, जैसे ये है, अब ये मास m है, ठीक है, इसके नीचे एक मास और m डाल दिया मैंने। अब देखिए इसका तो एक टेंशन होगा ना, T1 मान लो। अब जैसे ही स्ट्रिंग बदलेगी आपकी तो टेंशन भी बदलेगा। तो इसमें ना जो इसके लिए जो टेंशन है बच्चों T2 वो तो ऊपर को लगेगा, लेकिन आप ये देखिए ये मास तो इससे खींचा हुआ जा रहा है, खिंचाव आ रहा है, लेकिन ये वाले मास को भी तो इससे आएगा, तो इसके लिए भी जो T2 लगेगा वो नीचे को लगेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे उस। तो ये है जैसे, ठीक है, तो इसमें वही एबीडी तोड़ो उसकी। तो एबीडी तोड़े अगर बच्चों देखिए, ये M1 है, ठीक है, ये M2 है, दो है। फिर आप कहोगे क्या एक्सलेशन F ओवर M1 प्लस M2 होगा, बिल्कुल। एक्सलेशन में आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें F इस साइड है, ये आप देख रहे होंगे। अब देखिए ये M2 जब फोर्स इधर को लग रहा है तो इसको इधर को मोशन करने के लिए, इसका एक्सलेशन इधर को करने के लिए ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इसका टेंशन है ये कहाँ को होगा, इस साइड को। और ये M2 है, इस फोर्स ये इस पे जॉइंट है, तो इसका टेंशन कहाँ का होगा, इसकी तरफ होगा। समझ रहे होंगे ना। M2 इससे बधा हुआ है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना, आप इसको पूरा पकड़ के ऐसे उठा दीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा जो M2 है, इस M2 का जो टेंशन है वो पुल किस तरफ से हो रहा है, इस तरफ से। और M1 कहाँ से होगा, M2 से। तो M1 का राइट साइड, M2 का लेफ्ट साइड, ये समझ गए होंगे। अब हम MA लगाते हैं, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, T इक्वल टू MA या M1A। यहाँ पे लगाइए, M2A के डायरेक्शन में रखना है सब, तो F माइनस टी, समझ रहे हैं। टी की वैल्यू जैसे आप यहाँ रखेंगे तो आपको अगेन एक्सलेशन मिल जाएगा F ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। एक बार आप खुद लगा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर यही केस अगर F यहाँ से लगा होता तो आप इसको घर में करेंगे कि जो F है वो ऐसे लगा है, ठीक है, ऐसे करके, और इसको हटा देना है यहाँ से, इसको आप घर में करना, ठीक। तो ये पहला केस हो गया, आपसे टेंशन पूछा जा सकता है। दूसरा केस 3 वाला लेते हैं। मास सिस्टम अगर आप लो, ठीक है, मान लीजिए एक ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ठीक है, और इसमें एक फोर्स लगा है ये F, ठीक है। ये एक ही सरफेस में है, ये याद रखना, और ये सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है। अब इसके आप एफबीडी निकालेंगे, अगेन आप इनको ब्रेक करिए। F इस साइड है तो एक्सलेशन इस साइड होगा, एक्सलेशन इस साइड होगा, एक्सलेशन इस साइड होगा, क्लियर। नेक्स्ट, तो M1 आपने लिखा, M2 लिखा, M3 लिखा, ठीक है। M3 में हमको जो नोन डेटा है वो ये है F।
आर इक्वल टू एम जी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आर को एम जी बैलेंस कर दे रहा है। स्मूथ सरफेस में जनरली बैलेंस कर लेता है तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में पूछेगा तो आर इक्वल टू एम जी सबके लिए लगा सकते हैं। ये दो मास है, इनके बीच में एक ही टेंशन होगा, ये जो मास है इनके बीच में अलग टेंशन होगा, इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, किसी केस में आ जाता हो अलग बात है, लेकिन अलग अलग होगा। T1 T2 लेके हम कंसिडर करेंगे। अब देखिए इस M3 को, आप ध्यान से देखिए इसको, इस M3 को कौन खींचेगा अपनी तरफ, इस M3 को कौन खींचेगा, ये वाला। तो इसका जो टेंशन है T2 मान के चल रहा हूँ मैं, ये T2 है। ठीक है, ये मैंने इसके बीच में T1 ले लिया है, इसके बीच में T2 ले लिया है। ये जो M2 है इसको कौन खींचेगा, M3। तो ये हमारा बच्चों T2 है, लेकिन M2 पे एक ये भी लगा रहा है, M2 M1 से खींचा जा रहा है, तो पुल किस साइड से हो रहा है, M1 से, तो ये T1। और जब आप M1 की तरफ से सोचेंगे तो M1 को कौन खींच रहा है, M2 खींच रहा है, तो T1 T2 निकालने आ गए तो शायद ही कोई इसमें दिक्कत होगी। तो फिर वही M1 ने लिखा, M1 वे हमारा राइट साइड को है तो टेंशन भी राइट साइड को, तो T1 आ गया। इसको देखें, M2A राइट साइड को है, M1 है तो M2A फोर्स भी उसी साइड होगा, इक्वल टू T2 राइट को है, T1 लेफ्ट को है। लो भैया इसका देखते हैं, M3A इक्वल टू राइट को क्या है, F है, लेफ्ट को क्या है, T2 है। बस आपको कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा जिससे आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे T1 पूछे, यहाँ से T1 निकालिए, इसमें रख के T2 निकाल दीजिए। तो एक तरह से जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स वाली कहानी थी, वो बस वहाँ पे टेंशन आ रखा है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सिस्टम है। अगर हम वर्टिकली बात करें तब क्या होगा, देखिए अब जो हमारा सिस्टम है, मान लीजिए अभी मैं नॉर्मली स्ट्रिंग ले रहा हूँ, कोई स्प्रिंग नहीं ले रहा हूँ, तो इसमें mg कहाँ लगेगा, इस साइड को लगेगा। ठीक है, और mg तो यहाँ लगा, आप देखें यहाँ पर एक टेंशन लगेगा, t ले लेते हैं इसको। अगर एक्सेलेरेशन कहाँ है, नीचे को है, तो इसके आप FBD लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ma इक्वल टू, ma की डायरेक्शन में क्या है, mg, तो mg माइनस t ऊपर को था तो मैंने उसको डाउनवर्ड कर लिया। क्लियर है। अगर एक मास ना होके दो हो जाए फिर क्या करोगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो जाए, इस केस में आप कैसे सोच सकते हैं, देखो बच्चों, देखो इसको तोड़ लो पहले, तो अलग अलग कर लो FBD में। वैसे जब आप एग्जाम में बैठेंगे बच्चों, तो वहाँ पर फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, आपकी स्टेप्स कोई चेक करने नहीं आ रहा है। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। वेट नीचे को होगा, चाहे M1 हो चाहे M2 हो, तो M1G नीचे को एक्ट होगा हमेशा, M1G नीचे को एक्ट होगा। अब इसमें आपको एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बताई होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नीचे को है। ठीक है, बताई होगी एग्जाम में। तो M1A कहाँ को है, नीचे को है, मतलब एक्सेलेरेशन कहाँ को है, दोनों का जो एक्सेलेरेशन है वो सेम होगा इसमें, एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये कंडीशन है, एक ए दिया है तो दोनों का सेम ही होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर इसमें टेंशन कहाँ होगा, आप देखिए M1 की बात करें तो M1 में अगर यहाँ पर टेंशन T1 लग रहा है तो ऊपर को T1 हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन M1 को M2 भी खींच रहा है, M1 को M2 भी खींच रहा है, तो इसका जो नीचे को भी एक टेंशन होगा वो क्या होगा, T2 नीचे को लगेगा क्योंकि M2 खींच रहा है। वहीं M1 की बात करोगे कि M2 की, तो M2 को M1 खींच रहा है तो इसका T2 ऊपर को होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है बच्चों, और अभी मैं आपको इससे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप समझेंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला मास था, ये दूसरा वाला था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, M1A इक्वल टू, नीचे को कौन कौन से हैं, ये बाबू हैं, ये बाबू हैं, ये नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो हैं उनको ले लेते हैं, ये। ठीक है, ये दो हमारे उस्ताद थे, इसी साइड थे, बहती गंगा में हाथ धो लिया इन्होंने, तो ये हो गया, ये नहीं था, ये अपोजिट था, तो हमने इसको अपोजिट करके उसी डायरेक्शन में ले आए। ठीक है, यहाँ पर किसी का ईगो नहीं चलता, अकड़ नहीं चलती। फोर्स अगर एक डायरेक्शन में नहीं आते हैं तो हम उनको जबरन ले आएंगे माइनस करके। वहीं अगर आप यहाँ इसकी बात करते हैं तो ये तो ईजी है, इसमें ज़्यादा है नहीं। M2A इक्वल टू, नीचे को कौन है, ये बाबू हैं एक, तो ये तो इसी के बहती हुई गंगा में हाथ धो रहे थे, लेकिन ये फिर अकड़ गए तो हमने क्या कर दिया, -T2। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा M2A इक्वल टू M1G -T2। ये हमारा दूसरा बन गया, और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। मैं एक क्वेश्चन आपको इससे कराता हूँ,
ताकि आप समझ जाएं। तो आज की जो एफबीडी थी वो दो ही टाइप की थी, एक थी मोशन ऑफ कनेक्टेड मास, दूसरी थी मोशन ऑफ मास थ्रू मासलेस स्ट्रिंग। तो मैंने इसको आपको केस बताया। एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और कई बार नीट में या जेई में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन 28 देख सकते हैं आप। अगर नहीं है तो क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मास 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड विद हेल्प ऑफ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, ये हर जगह लिखा रहेगा, इनएक्सटेंसिबल ही होते हैं। कैलकुलेट T1 एंड T2 होल सिस्टम। ये पूरा जो सिस्टम है बच्चों, मैं कह रहा था आपको एक्सप्रेशन दिया होगा, कह रहा है कि अपवर्ड जा रहा है ए से और ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, पूरा सिस्टम ऊपर को जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से मास दिया है। तो क्या करेंगे, एफबीडी 5 kg यहाँ लिखा आपने, ठीक है। तो वैसे एक डायग्राम में ये भी बना है, ये T1 बना है और यहाँ पे T2 लिखा है, ठीक है। तो T1 भैया इसके तो T1 ऊपर को ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो mg है बच्चों M1g, इसको मैं M1 मान के चलता हूँ, इसको M2, तो M1g नीचे को हो गए। एक्सेलरेशन ऊपर को है तो यकीनन M1a ऊपर को होगा, ठीक है। अब आप देखिए टेंशन लिख लिया, ये लिख लिया, इसकी एफबीडी भी लिख लेते हैं। एफबीडी क्या हो जाएगी इस वाले ब्लॉक की, M1a इक्वल टू T1 जो नीचे को था उसको भी ऊपर को लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान देना, अगर आप ये करेंगे तो आप गलत हैं। क्यों, आपने इस T2 का कोई केस नहीं लिया, इस M1 को इस T2 भी तो लगेगा उसमें, तो इस T2 जो लगेगा M1 को कौन खींचेगा, M2, तो T2 कहाँ लगेगा, नीचे। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, माइनस T2 भी करेंगे, ठीक है। वैल्यू दी है, वैल्यू पुट करते हैं। 5a इक्वल टू T1 तो हमें निकालना है, पता नहीं है, माइनस T2 हमें निकालना पता नहीं है, M हमको बताया 5, जी को मैं 10 रख लेता हूँ, वैसे उसने कहा है 9.8 लो, मैं 10 कर रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन मेरा ईजिली हो जाए। या आप एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, जी ही रहने दो, रखो ही मत। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा 5a प्लस 5g। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 5a प्लस g। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। a आपको दिया है, g आपको दिया है, a दिया है आपको बच्चों 2, g दिया है आपको 10, ठीक है। अब आप सेकंड इस पे चलिए 3 kg पे, तो 3 kg में अगेन mg कहाँ को लगेगा, M2g नीचे को, मैंने इसको M2 लिया है। टेंशन इसमें एक ही होगा और वो कहाँ लगेगा, ऊपर को, क्योंकि इसको एक ही तरफ से हम पुल कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कि सारे फोर्स इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर को, तो M2a इक्वल टू T2 माइनस M2g, ये कर दिया। M2 3a इक्वल टू T2 कितना है, T2 ही रहा, पता नहीं था। M2 कितना है, M2 है 3, G है G, इसको भी इधर ले आए तो T2 हो जाएगा आपका 3a प्लस 3g, ठीक है बच्चों। a की वैल्यू 2 रख दो क्योंकि 2 दी है, तो हो जाएगा 6, और इसमें 10 रखो तो 30 हो गया। तो T2 कितना आ गया, 36। क्लियर, T2 आ जाएगा आपका 36। अगर आप 9.8 रखोगे तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं 10 रख के चल रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप a 2 है, g रखते हैं 10, तो 12, 12 पंजे 60। तो आप देखें T1 माइनस T2 आ गया आपके लिए 60, T2 कितना है 36, तो T1 माइनस 36 इक्वल टू 60, तो T1 इक्वल टू ऐड कर दीजिए 60 प्लस 36, तो 6 6 3 9, तो 96 न्यूटन। ये न्यूटन में आएंगे सारे, न्यूटन न्यूटन। और कितना अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेसिक जानिए। देखो, और ये क्वेश्चन आ गया है जेई में कई बार, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और ये नहीं कि जेई वाले कह रहे हैं भाई नहीं हम नीट के क्वेश्चन नहीं करेंगे, नीट वाले कह रहे हैं नहीं भाई हम जी, भाई प्रैक्टिस करनी है भाई, कहीं से भी करो, क्वेश्चंस खत्म नहीं होने चाहिए ना। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होने चाहिए। नीट वालों के क्वेश्चन कर, नीट वालों के लिए तो बहुत बढ़िया मौका है कि वो जेई के सारे क्वेश्चन कर दें। मैं ये मानता हूँ जेई और नीट में बहुत डिफरेंस है, वहाँ क्वेश्चंस में जो है लेवल अप डाउन होता रहता है। नीट में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा, जेई में कैलकुलेशन बहुत है। अगर नीट वाला वो कैलकुलेशन झेल लेता है, यकीन मानिए आप फिजिक्स में पूरे नंबर लेके आएंगे। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन जितनी अच्छी कर रहे हो उतनी अच्छी पीवाईक्यू पे ध्यान दो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीवाईक्यू आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगी, बहुत सारी किताबें, तो देखिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है, रिजल्ट जरूर मिलता है। तो ये क्वेश्चन 28 था, यहाँ पे हमें T1 T2 निकालना था, हमने इजीली निकाल लिया।
कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। आज हम 2 एफबीडी करेंगे, कल हम फिर नेक्स्ट मास पुली सिस्टम करेंगे, वो देखेंगे हम, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आपका स्वागत है आपके छोटे से और एक कंसेप्चुअल चैनल पे, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है, रटाया बिल्कुल नहीं जाता। और बच्चों, इस चीज़ को स्टार्ट करने से मैं आपसे आज कहना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्यों? आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान दें। अभी देखा मैंने, कल एनटीए ने अपनी जेई की 2023 की पेपर की डेट जैसे ही अनाउंस करी, तो लोगों में ऐसी खलबली मची है जैसे कि कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है अभी तक आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं पढ़ रहे थे ना। तो आप अपने इमोशन को संभालिए बच्चों, आप अपने अंदर झांकिए, और आपके पास इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इस पे भरोसा रखिए, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप, कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसको ऐसे पढ़ें कि आप उसका सब कुछ जानते हैं। और इस लास्ट टाइम में जो भी बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, जितने ज़्यादा पी लगा सकते हो लगाइए, और उनका कंसेप्ट देखिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। जैसे ग्रेविटेशन है, उससे क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मेरी जो ये कंसेप्चुअल सीरीज़ है, इसमें हम आगे चल रहे हैं एफबीडी में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम एफबीडी सारे टाइप की डिस्कस करेंगे। तो मेरा मैटर तो ऑलमोस्ट तैयार था। इतने दिन जो एफबीडी की वीडियो नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं मैटर तैयार कर रहा था, प्रीवियस ईयर देख रहा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है। तो आप अब कंटिन्यू आएंगी, और विद इन 7-8 दिन में सारी एफबीडी मैं आपको ख़त्म करा दूंगा। और एग्ज़ाम में आती हैं, अगर आप देखें काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और आजकल पैटर्न ये बना है कि वो एफबीडी डाल देते हैं। तो आज जो मेरा एफबीडी है बच्चों, वो ये है, पहला टाइप ये है कि आप किसी भी बॉडी का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। सिंपल सा आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ठीक है। किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, उसका आपको एक्सेलरेशन निकालना है। और ये सबसे पहली चीज़ है किसी भी एफबीडी में। एफबीडी में आप ध्यान ये देना, मैंने कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले बता रखी हैं। वो ये बता रखी हैं कि वेट हमेशा नीचे को लगेगा, mg। टेंशन जिस साइड से पुल हो रहा है उस साइड लगेगा। स्मूथ सरफेस अगर आपको दिया है तो दैट मीन्स फ्रिक्शन नहीं है। और जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है, जैसे एक्सेलरेशन हमारा इस साइड है, तो आप ध्यान रखोगे फोर्स भी इसी साइड में होगा, वही डायरेक्शन होगी। और एक बात और इंटरेस्टिंग ये है, आपको एफबीडी में सारे फोर्स दिखाने हैं, जितने भी फोर्स उस बॉडी में होंगे वो सब आपको दिखाने हैं, ठीक है। फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा। अभी मैंने फ्रिक्शन कुछ ज़्यादा आपको बताया भी नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे फोर्स को या तो आप एम ए के डायरेक्शन में लिख दो, ठीक है। जैसे मैं मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मास एम है, ये इस साइड को एक्सलरेट कर रहा है, और इसमें कोई भी फोर्स इधर को लग गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है बच्चों, अब ये जो फोर्स है इसी के इक्वेट में रखना है, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप एम ए इक्वल टू डायरेक्ट लेफ्ट हैंड के फोर्स राइट हैंड के बराबर कर दें। अगर ये F1 है तो ये डायरेक्ट ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ये ना करके एम ए इसकी डायरेक्शन भी इधर को कर लो, और डायरेक्शन जब भी पलटता है वेक्टर में तो आप उसको इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है। सारे फोर्स को आप एक डायरेक्शन में एल्जेब्रिक सम करके या तो जीरो कर लो, पहला तरीका ये है। दूसरा ये है कि लेफ्ट हैंड के फोर्स आप राइट हैंड के बराबर कर लो। उससे क्या होगा कि आप इससे यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आपको यही स्टेप में आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, अपवर्ड के फोर्स एफबीडी जब भी आप लगा रहे हो, अपवर्ड के जो फोर्स हैं बच्चों, उसको डाउनवर्ड्स के बराबर कर दो, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा, जो भी आपके अप्लाइड डायरेक्शन में फोर्स हैं एम ए के इक्वेट कर दो, या आप बोल दो लेफ्ट हैंड के फोर्स राइट हैंड के बराबर कर दो, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन निकालने की टेक्निक। क्या केस है बच्चों, केस नंबर 1, जब आपका पुल, अच्छा फोर्स जो होता है, फोर्स इज अ फॉर्म ऑफ पुल, जबकि पुल एंड पुश, ठीक है। और जबकि जो टेंशन होता है वो ओनली पुल होता है, कहीं एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए कोई एक सरफेस है हमारा, जैसे कि ये एक
सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का कोई अभी मैं रोल नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा फ्रिक्शन तब तक नहीं लाऊंगा। और इसमें ये हमारा एक मास m है, ठीक है। तो अब आपसे ये कहा गया इस पर एक फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या क्या आप एफ लगा सकते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ से आप ये भी जानते हैं फोर्स पेयर में प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर जरूर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें बच्चों, अगर मास आपका रखा है तो एक वेट तो लगना ही है इसमें, तो mg कहाँ लगेगा, एक्टिंग डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ से बॉडी की तरफ लगता है, तो इसलिए हम हमेशा ऊपर को दिखा देते हैं, r है, एनसीईआरटी में n से भी दिखाते हैं। f इस साइड है, दैट मीन्स f इक्वल टू क्या होता है, ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो इसको एक्सलेशन भी इसी साइड होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे एफ लगाएंगे तो जो r की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, mg, r इक्वल टू mg, ठीक है। और f की वैल्यू जो हो जाएगी f इक्वल टू न्यूटन का लॉ, अप्लाइड फोर्स आपको दिया होगा तो आप डायरेक्टली एक्सलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला केस था जो कि बहुत आसान था। अब अगर पुल जो है आपका, यहाँ पर पुल क्या था, हॉरिजॉन्टल था, पुल जब हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। दूसरा, अच्छा कभी ऐसा हो सकता है आपका फोर्स भी ऊपर को हो जाएगा, फोर्स भी ऊपर को हो जाएगा, आगे केस आएंगे फिर बताऊंगा। मान लीजिए आपका जो पुल है वो हॉरिजॉन्टल ना होके किसी एंगल पे है, मान लीजिए मास m है, ठीक है, और ये हमारा थीटा एंगल से आप इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इस केस में आपको एफ पूछा जा सकता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ना हम सीख के आए हैं, तो जैसे ही रिजॉल्व हम कंपोनेंट करेंगे तो रिजॉल्विंग के केस में आप देख सकते हैं ये जो f है थीटा की, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, f cos थीटा, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर लिया वेक्टर के अकॉर्डिंग, और ऊपर को जो होगा वो क्या हो जाएगा, f sin थीटा, ठीक है। ये वाला f sin थीटा होगा तो इसके पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर में चलती है, और वेट हमेशा नीचे लगेगा। अब जब आप इसको इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए ये अलग चीज़ है, ये mg अलग है, इसको आप इसमें मिक्स मत करना, ये mg यहाँ का है। अब आप देखिए इसका नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर को है, वो तो हमेशा ऊपर को ही लगेगा, बॉडी कॉन्टेक्ट सरफेस से आउटवर्ड या बॉडी की इनवर्ड, तो ये हो गया, यहाँ से कहाँ लगेगा, बॉडी की तरफ लगेगा, तो ये बाहर r हो गया। अब देखिए जब भी आप ऐसे कंडीशन आती है तो आप क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे उनको ऐड कर दोगे। देखो मैंने कहा है अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेकिन अपवर्ड फोर्स अब आपका एक ये है एक ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स के बराबर mg, ठीक है। r प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर मैं बात करूं, F इक्वल टू एम ए हमने यहाँ इक्वेट किया था, लेकिन यहाँ F की जगह क्या लग रहा है, F cos थीटा, तो F cos थीटा इक्वल टू एम ए, तो ये हमारे एफ से रिजल्ट आ गए, ठीक है। F cos थीटा इक्वल टू एम ए, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है एक्सलेशन निकालो, तो आप एक्सलेशन कैसे निकालेंगे, F cos थीटा ओवर m, तो ये भी कह सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप यही एफ करके एक्सलेशन निकालिए, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए यही चीज़ अगर जैसा हमने यहाँ अपवर्ड खींचा, अगर इसी को हम डाउनवर्ड ऐसे नीचे को खींचें तो हमारा जो एफ साइन थीटा है वो यहाँ चले जाएगा, समझ रहे। चलते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए वही सिस्टम था आपका, लेकिन फोर्स कहाँ लगा दिया, डाउनवर्ड लगा दिया। जैसे
ये मास m है बच्चों, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है। और आपसे कहा गया जो फोर्स लगाया है वो ऐसे लगा दिया F, ठीक है, कोई सरफेस था आपका, वहाँ से एंगल थीटा बनाते हुए लगा दिया। तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये थीटा है, तो इसकी जो ये वाली साइड है हॉरिजॉन्टल है, ये क्या लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल लग जाएगा F cos थीटा, और वर्टिकल देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, F sin थीटा। तो जब भी आपको ये आएगा आपको रिजॉल्व तो करना ही है। एक फोर्स और लग जाएगा, वेट आपका फोर्स है mg, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर को लग जाएगा अगेन r। तो इस केस में अब जो हमारा FBD हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये दो फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स हमारा अब mg प्लस F sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स। क्लियर। और ये तो आपको बताई है F cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ma, तो ma इक्वल टू F cos थीटा। तो एक्सलेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, अगर आप एक्सलेशन में देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो आपसे एग्जामिनर नॉर्मल रिएक्शन पूछ देगा तो आपका आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट से ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन में कैसे एक्सलेशन निकालेंगे। मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन में कोई एक ब्लॉक है बच्चों M यहाँ पर है, और अभी ये रेस्ट पे है, ठीक है। इंक्लाइन, ये ब्लॉक तो मोशन कर रहा है, लेकिन जो इंक्लाइन प्लेन है थीटा है, ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में कोई मोशन नहीं है। तो जब आप इसमें एक्सलेशन देखेंगे तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो ऊपर को होगा ऐसे, ठीक है। और इसका जो वेट है ना बच्चों, इस नॉर्मल रिएक्शन पे आप देखोगे इसका वेट तो ऐसे लगेगा नीचे को, mg, तो ये थीटा है तो ये थीटा, तो mg cos थीटा, ठीक है, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट। और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा mg sin थीटा। अभी यहाँ स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की कोई कहानी नहीं है, ये कहानी हो जाएगी। तो आप देखेंगे अब इस mg का कोई रोल नहीं है, हमने इसके कंपोनेंट निकाल लिए कि कितना x एक्सिस में होगा कितना y एक्सिस में होगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड mg cos थीटा। और वहीं अगर आप देखेंगे ma इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, g sin थीटा, ठीक है। ब्लॉक हमारा ऐसे मोशन करते हुए आ रहा है। तो आप देख सकते हैं एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g sin थीटा। तो कभी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन कोई याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में ड्राइव कर सकते हैं व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट। अब कहानी तब मज़ेदार होती है जब आपका इंक्लाइंड प्लेन भी मोशन कर रहा है। सपोज आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी मोशन कर रहा है b एक्सलेशन से। अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन b एक्सलेशन से मोशन कर रहा है, केस 1 है व्हेन b इज 0, मतलब इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट। केस 2 है व्हेन inclined plane at acceleration b। तो जैसे ही b एक्सलेशन से ये मोशन करेगा, अब देखिए ये जो बॉडी है बच्चों ये लाई करने लग जाएगी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। तो जो इनर्शियल फोर्स है, इस पे जो इनर्शियल फोर्स है इसकी वजह से mb ये एक्ट लगने लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो आप इसको अगेन इसको ब्रेक करेंगे, तो हमारा जो ये m से mb आया अपोजिट डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो इस साइड को जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा ये वाले हिसाब से। तो ये आ जाएगा mb cos ऑफ थीटा, ठीक है, इसकी वजह से। और वहीं इसका नीचे वेट अगर नीचे को देखेंगे तो वो हो जाएगा mb, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछे mb sin थीटा, हाँ ये sin थीटा होगा, अपोजिट लग रहा है तो थीटा का जो वो है वो हमारा कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया, तो इस साइड को हमारा cos थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड को, और इस साइड को sin थीटा। तो जैसे ही आप इसका नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे तो ये तो r था,
तो नीचे को क्या क्या हो गए, एम जी कॉस थीटा और एम बी साइन थीटा। तो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन नीट और जेई में बने हुए हैं। नॉर्मल रिएक्शन निकालो या कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आई हैं। अगर एक्सलेरेशन की बात करेंगे तो एम ए इक्वल टू इस साइड में है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और अपोजिट है तो अपोजिट को इस साइड लाने के लिए हम माइनस करेंगे। ठीक है, एक्सलेरेशन की ही डायरेक्शन में हम रखते हैं, तो एक्सलेरेशन के डायरेक्शन में जो नहीं है उसको माइनस करके ले आएंगे। एम बी कॉस थीटा, तो ये उस साइड था, तो वेक्टर जैसे पलटते हैं उनका, हम हेड को ऐसे पलटते हैं तो नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखें अगर आप ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, दैट विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हमारा बी जीरो था तो ये, और नहीं था ये। अब देखो अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में तो आपको इतना तो याद रहेगा कैसे करते हैं। ठीक है, बस याद रखना एम जी साइन थीटा है तो उसमें से उल्टा माइनस करना है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन में उसके उल्टा को ऐड करना है। अदरवाइज आप एफ बी डी सीखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस केस में जो एक्सलेशन है बच्चों वो हो गया जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये एक्सलेटिंग फ्रेम की वजह से ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए हम इसको इस साइड को रिजॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, द कंडीशन फॉर बॉडी टू बी रेस्ट रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह दे कभी कि कंडीशन ऑफ बॉडी की बताओ रेस्ट हो रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन, तो रिलेटिव के टर्म में आपका आंसर ये है, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसके किसके रिस्पेक्ट में, इस मास को अगर इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उस केस में जब एक्सलेशन जीरो होगा, मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ आपके लिए क्योंकि कभी पूछी जा सकती है, कंडीशन फॉर बॉडी टू बी रेस्ट रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन में क्या कंडीशन होगी, तो वहाँ पर हमारा एक्सलेशन जीरो हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, आप और आपका दोस्त अगर बस में एक ही बस में बैठ के जा रहे हैं तो आपको अपना दोस्त रेस्ट पे लगेगा, दोस्त को आप लगेगा कि हम दिन भर बैठे बैठे। लेकिन बाहर वाले के लिए तो आप मोशन में हो ना, तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप रेस्ट मोशन को डिफाइन करें तो एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, कोई बंदा रेस्ट में किसी समय किसी के लिए मोशन में हो सकता है, किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है। तो वही ये ए जीरो हो जाएगा, तो भैया अगर इस ए को जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा, जी टेन थीटा इक्वल टू बी। तो ये कंडीशन है बी की, बी मतलब एक्सलेरेशन है इस वाले का। क्लियर है, तो ये था हमारा इंक्लाइन प्लेन का भी। बाद में बच्चे कहते हैं सर इंक्लाइन का ही समझ में नहीं आया, तो हम कैसे करें आगे, आगे हम बड़ी बड़ी एफबीटी करने वाले हैं जहाँ फ्रिक्शन आएगा तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्सलेशन रख दूंगा, जहाँ ये भी मोशन करेगा वहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। और आप यकीन मानिए अगर आप नीट वाले हैं बच्चों तो आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, अगर जेई वाले हैं तो आपके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज जो टॉपिक था वो एक्सलेशन का था। आई होप आपको पसंद आया हो। ठीक है, और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हम रोज़ एक एक एफबीटी करेंगे, 10-10 15-15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू, अगर आपको पसंद आया सब्सक्राइब जरूर करना, कहने की क्या ज़रूरत है। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन है आपका जेई में आया हुआ है, आपसे पूछा व्हाट इज़ द टेंशन बिटवीन बी एंड सी। समझ रहे हैं, पॉज करिए वीडियो को, उड़ा दीजिए, एफबीटी लगानी है। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आता है आपके लिए, तो आपको जरा ध्यान से करना, मैंने आपको करवा दिया है ऑलरेडी। देखिए आपको करना क्या है, सी लिखा आपने, यहाँ पे लिखे सी, ठीक है, यहाँ पे लिखे बी, तीनों को लिख लीजिए एक साथ। और आप ना जब बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे मैं आपके सामने इसको ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, मेरे को तो आता ही है ना, मैं तो आपको सिखाने आया। तो अब आप यहाँ पे देखिए, फोर्स जो है इधर को है तो एक्सलेशन इधर को होगा, तो सिंपल सी बात है आप यहाँ पे लिख दो ऐसे एक्सलेशन इस साइड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी खिला, सब ठीक चल रहा होगा। चलो अब टेंशन की बारी आई, एक्सलेशन कर लिया।
अगर मैं इस ए पे टेंशन T1 मतलब यहाँ पे बीच में T1 एज्यूम कर लूँ और यहाँ पे T2 कर लूँ सपोज, तो ए पे जो T1 लगेगा, जो ए है उस पे जो T1 लगेगा, क्या वो इस साइड लगेगा या नहीं? अभी मैंने डिटेल में बताया था कैसे लगेगा, ठीक है, फिर सुन लो, ये इसको पुल करेगा। लेकिन बी पर आप देखोगे ये टेंशन इस साइड लगेगा, इसका T2 इस पे बेस्ड है तो इसका T2 इस साइड लगेगा। लेकिन सी के लिए बी पर डिपेंडेंसी है तो इसका इस साइड लगेगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है बच्चों T2 कितना होगा, ठीक है, आपसे पूछा है T2 कितना होगा। इस क्वेश्चन में T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पर लगाएं तो क्या हो जाएगा, अगर इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, ठीक है, तो जब आप इसमें लगाएंगे, अगर मैं देखूँ इसमें कुछ डेटा भी दिया है तो इस क्वेश्चन में आपको हाँ ये दिया है आपकी वैल्यू 10.2 और मास सारे सेम है बच्चों 3, ठीक है, m1 m2 मत m3 मत कर लीजिए, मास सबका सेम है। तो अब आप लगाते हैं यहाँ पे, तो पहले केस में यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू एफ है, एक्सप्रेशन इस साइड है तो एफ सही चल रहा, T1 गलत चल रहा, ठीक है। एफ कितना, एम कितना रख दिया आपने, 3 रखना है। 3a इक्वल टू ये हो जाएगा 10.2 माइनस T1। यहाँ पे देखिए ए साइड है, देखें आप राइट साइड है, तो एम ए इक्वल टू T1 सही चल रहा, T2 गलत चल रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m तो है आपका 3, a हमको पता नहीं है, T1 माइनस T2, ये हमको बहुत कुछ देगा जो लास्ट वाला होता है जहाँ पर फोर्स नहीं लगा होता है। T2 इक्वल टू हो जाएगा ma, तो T2 m कितना हो गया बच्चों 3a, हमें निकालना क्या था, हमें आई होप T2 ही निकालना था शायद। तो अब आप क्या करिए, इस T2 की वैल्यू उठाइए, यहाँ पुट कर दीजिए ये वाली जो वैल्यू है, तो T2 3a होगा तो T1 आपका 6a होना चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये कहा था, अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि T2 निकालिए, तो T2 कितना आ गया 6 से आ गया। अब आंसर ए के टर्म में नहीं है पहली बात, ठीक है, जो आपका आंसर है वो ए के टर्म में नहीं है, आंसर प्योर नंबर में है, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, इसको, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है, वैसे तो मेरा T1 कितना आ गया 6 से आ गया, तो यहाँ 6 से रख दो ना यार, छोड़ो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। a इक्वल टू 10.2 माइनस 6a, 6 इधर जाएंगे तो 9, तो 9a इक्वल टू 10.2, यहाँ से a निकल जाएगा 10.2 डिवाइडेड बाई 9, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, T1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 समथिंग करेंगे तो आपका 3.4 के आसपास आएगा। तो ये वही कर सकता है जिसको पूरी एफबीडी आएगी, यहाँ पर तुक्का नहीं लग सकता बच्चों। और वैसे भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको एस ब्लॉक रटना है केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक रटना है, डी ब्लॉक रटना है, सब तो केमिस्ट्री में रट के जाना है, फॉर्मूले रट के जाने हैं, तो इसको भी रट के जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना, कॉन्सेप्चुअल। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो जेई में है, ये जेई का क्वेश्चन था, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ये 2005-06 के आसपास AI EEE होता था उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जेई का, क्वेश्चन जेई 18 का है। मैंने एक आज तो नहीं बताया लेकिन कल की वीडियो में बता दिया था अलग अलग केस में मास कैसे निकालते हैं। इसमें कहा है कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो a है, क्लियर है, और ये जो है ये थीटा है, क्लियर है, मतलब जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है वो भी एक्सेलरेटिंग इंक्लाइन प्लेन है। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए, कल वाली वीडियो में जाइए, लिंक नीचे मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपका प्लेन इंक्लाइनेशन में नहीं है, अगर विदाउट एक्सेलरेटिंग इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, तो वहाँ पर कुछ डेटा आप याद रखो, आगे काम आएंगे। a इक्वल टू जी साइन थीटा कल हमने निकाला था, ठीक है, बट विद एक्सेलरेटेड इंक्लाइंड प्लेन तो a की वैल्यू हो जाती है जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये होती है, ठीक है, जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी कि अगर वहाँ पे लिखा रहेगा कि जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी है, ये ब्लॉक आपका स्टेशनरी है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा 0। तो एक्सेलरेशन जब 0 होगा ये वाला, अच्छा यहाँ पर जो ना हमने कल b लिया था, मतलब ये a जो क्वेश्चन में a दिया है वो b है,
तो ये टोटल नेट इस ब्लॉक का एक्सलेशन, इसका ए है, इसका मैंने बी लिया है, लेकिन अभी क्वेश्चन में इसका नहीं दिया है, ये आपको खुद एज्यूम करना है। अगर ये ए 0 हो जाएगा तो यहाँ से देखिए, तो बी जो होता है हमारा वो हो जाएगा जी टेन थीटा। ये आपके कई बार क्वेश्चन में आ गया है कि कितना होगा कितना होगा, तो ये है कब, जब हमारा ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा। तो मैं भी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कल हमने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों ये। और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मास सिस्टम वही है, बस ऊपर को कर दिया है। कह रहा है इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज है, मैंने पूरा क्वेश्चन आपके लिए नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, आपको एफ दिया है M2M 3M, ठीक है। उस पर एक फोर्स लगाया गया जिसका नाम है एफ। एफ की कोई वैल्यू नहीं दी है। अगर मैं आपको क्वेश्चन रीड कर दूं तो क्वेश्चन ये है बच्चों, 3 ब्लॉक M2M 3M आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग in as shown in figure. After an upward force F is applied on a block M, इस M पे हमने F लगाया, तो what is the net force on the block 2M? अच्छा, नेट फोर्स निकालना है, तो आपसे पूछा है नेट फोर्स इन 2M, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा है। बस इसमें ये लिखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने लगाया। क्लियर? तो आप कैसे करेंगे इसको, सोचिए, 2 मिनट पॉज कर सकते हैं वीडियो। तो इसके जो आंसर हैं, करेक्ट ऑप्शन इसमें जो हैं, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2mg, तीसरा ऑप्शन है 3mg और फोर्थ ऑप्शन है 6mg। तो कर सकते हैं, इतनी सारी एफबीडी कर दी आपने एक ही टाइप की। तो आप मेरे को बता सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में अगर जिसने एफबीडी लगाई, ठीक है, मैं कई बार कहता हूँ बच्चों से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और बहुत सारे PYQ करने का मतलब ही यही है कि आपको आइडियाज़ आएगा। प्रैक्टिस से ही जो चीज़ आपको मिलेगी ना बच्चों को, थ्योरी से रट के नहीं मिलेगी। मैं अभी कह रहा हूँ आपसे, सारे कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ लो आप, लेकिन जब तक आप उस टॉपिक के 10-12 टाइप के क्वेश्चन नहीं करोगे, ये नहीं कि आप इसी के एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार, समझ रहे हैं, 10-12 टाइप के क्वेश्चन करिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करिए। देखिए, इसलिए तो कह रहा हूँ नीट वालों को जेई में जाओ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, बिट्स प्लानी होता है, वेल्लोर होता है, वहाँ जाइए और करिए। इसका आंसर आई होप आ गया होगा किसी का, ठीक है। अभी हम रिकॉर्डेड में है तो शायद मेरे को मिलेगा भी नहीं, लेकिन जो आपने सोचा इसमें से कोई एक तो सोचा ही होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है अगर आपने एफबीडी लगाई, लेकिन जिसका आंसर 0 आ रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। क्यों? आप ध्यान से देखो ना बच्चों, वी कांस्टेंट लिखा है। आपको एफबीडी लगाने से पहले अभी तक मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जहाँ पर वेलोसिटी दी है, मैंने सब में एक्सेलरेशन दिया है और कांस्टेंट की कोई बात नहीं करी। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो dv/dt के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होगा? आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका मतलब हमने तो कुछ करा ही नहीं है। ऐसा फोर्स भी क्या लगाना जो जिसमें एक्सेलरेशन ही ना हो। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, ma, दैट मीन्स 0। करेक्ट ऑप्शन इज 0। तो शायद अगर मेरे को कोई देख रहा है या इन फ्यूचर देखेगा, उस समय ये क्वेश्चन करेगा, मैं भी लिख के दे रहा हूँ, 60% लोग गलत आंसर देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते। समझ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, उसके बाद लगा। ये नहीं कि ये वाला डायग्राम तो सर ने बताया तो हम इसमें एफबीडी ठोक देंगे और आंसर आ जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं होता, कंसेप्ट बनाइए, इसी को कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, छोटी सी वीडियो थी। कल हम मास पुल सिस्टम, आगे हम एफबीडी कंटिन्यू करेंगे, सारे टाइप के केस करेंगे ताकि आपका एफबीडी से कोई क्वेश्चन ना छूटे। और जो एफबीडी है ना बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। आपका टाइम कीमती है, यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। थैंक यू।